Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज करते हैं। गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हल्के अजसाम को भारी अजसाम की निस्बत आसानी से मूव करवाया जा सकता है या आसानी से रोका जा सकता है। भारी अजसाम को मूव करवाना या अगर वो मूव कर रहे हों तो उनको रोकना मुश्किल है। न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा अखज़ किया कि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी तरह की तब्दीली को अपोज करता है। न्यूटन ने मैटर की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया। न्यूटन ने किसी भी बॉडी के इनर्शिया को उसके मास के साथ रिलेट किया। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट अपनी हालत में तब्दीली को उतना ज़्यादा अपोज करेगा। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास एक रेत से भरी बाल्टी है और दूसरी खाली बाल्टी है। चूँकि रेत से भरी बाल्टी का मास ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। रेत से भरी बाल्टी को पुश करवाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा मास होने की वजह से रेत से भरी बाल्टी अपनी हालत में तब्दीली को ज़्यादा अपोज करेगी। इसके मुकाबले में खाली बाल्टी को पुश करवाना ज़्यादा आसान है क्योंकि खाली बाल्टी का मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया भी कम है, यानी कम इनर्शिया की वजह से ये बाल्टी अपनी हालत में तब्दीली को कम अपोज करेगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास टेबल पे एक छोटी और हल्की ईंट है, दूसरी बड़ी और भारी ईंट है। आपके ख्याल में किस ईंट को आसानी से मूव करवाया जा सकता है? यकीनन छोटी ईंट को। इसकी वजह यह है कि भारी अजसाम अपनी हालत में तब्दीली को ज़्यादा अपोज करते हैं। हैवियर द ऑब्जेक्ट द मोर इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट। जितना ज़्यादा किसी जिस्म का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। अगर हम छोटी और बड़ी ईंट के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाएं तो छोटी ईंट आसानी से मूव कर जाएगी। स्टूडेंट्स, इनर्शिया में हमें किसी भी जिस्म के रुझान का पता चलता है जिसमें वो अपनी हालत में तब्दीली को कितना कम या कितना ज़्यादा अपोज करता है, और मास किसी भी जिस्म के इनर्शिया की मेजरमेंट है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके इनर्शिया को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया का नाम देते हैं। आइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया किसी रोटेटिंग बॉडी की वो खासियत है जिसमें रोटेटिंग बॉडी कंडीशन ऑफ रेस्ट को या रोटेशनल मोशन में तब्दीली को अपोज करती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल फॉर्म को डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. Moment of inertia is represented by I. स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल जिसका मास m है, मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इस मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर के इक्वल होगा। डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है।
और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल आया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल के मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर किसी पार्टिकल का मास और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कम होगा तो उस मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर दो पार्टिकल्स का सेम मास हो तो पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला डिफरेंट होने की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स, आप फिगर में व्हील और यूनिफॉर्म डिस्क देख रहे हैं। व्हील का मैक्सिमम मास उसके रिम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यूनिफॉर्म डिस्क का मास उसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। You can see wheel and disc of same mass rotating about same axis. Why it is difficult to stop or start the wheel than to stop or start the disc, even though both have same masses? Reason is force required to stop a rotating object is equal to product of mass and its square of distance from the axis of rotation. चूँकि व्हील का ज़्यादातर मास उसके रिम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से व्हील की एम आर स्क्वायर की वैल्यू डिस्क की एम आर स्क्वायर की वैल्यू से ज़्यादा है। व्हील की एम आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से व्हील को मूव करवाना या रोटेट करवाना ज़्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स, फिगर में हमारे पास एक मास m है। ये मासलेस रॉड से अटैच है। मास फ्रिक्शनलेस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर सकता है। कंसीडर अ मास अटैच टू अ massless rod which can rotate about a frictionless axis of rotation O. फर्ज करें सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। स्टूडेंट्स, मास के ऊपर फोर्स F अप्लाई होती है। ये फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर है। इस फोर्स की वजह से मास m एक्सेलरेट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F की वजह से मास m में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स मास m के ऊपर सर्कल में टेंजेंट के अलोंग लग रही है, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से मास m में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वजह से मास m पॉइंट O के गिर्द रोटेट करता है। आप पहले पढ़ चुके हैं AT इज इक्वल टू आर एल्फा। यहाँ पे AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर में देखें, इस फोर्स की वजह से मास m में रोटेशन प्रोड्यूस होती है और इस रोटेशन को हम टॉर्क का नाम देते हैं। F इज इक्वल टू एम आर अल्फा को टॉर्क की शक्ल में लिखने के लिए इस इक्वेशन को दोनों साइड पे r से मल्टीप्लाई करते हैं। r क्रॉस F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। r क्रॉस F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ यानी इसकी जगह पे टा रिप्लेस करने से ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास आती है टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एम आर स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम आई रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है टा इज इक्वल टू आई अल्फा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, F इज रिप्लेस्ड बाय टा, M इज रिप्लेस्ड बाय एम आर स्क्वायर
एंड ए इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। या इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास f इज इक्वल टू एम ए है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, फोर्स टा को रिप्लेस कर रहा है, मैस m मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I को रिप्लेस कर रहा है, a अल्फ़ा को रिप्लेस कर रहा है। स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू एम ए लीनियर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से हम देखते हैं कि जो रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है वही रोल मैस m का लीनियर मोशन में है। इस कॉन्सेप्ट को फिर देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, इस वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर के इक्वल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन एम एल स्क्वायर के इक्वल है। रिजिड बॉडी। A rigid body is a solid body in which deformation is zero or so small that it can be neglected. स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी एक ऐसी सॉलिड बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन या तो ज़ीरो होती है या इतनी कम होती है कि इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर रिजिड बॉडीज़ में मैस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्टूडेंट्स आप फिगर में एक इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी देख सकते हैं। ये रिजिड बॉडी स्मॉल पार्टिकल्स m1, m2 अप टू सो ऑन mn से मिलकर बनी है। रिजिड बॉडी का मैस किसी साइड पे ज़्यादा है और किसी दूसरी साइड पे इसका मैस कम है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। आप फिगर में एक इरेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडी देख सकते हैं। ये रिजिड बॉडी स्मॉल पार्टिकल्स m1, m2 अप टू सो ऑन mn से मिलकर बनी है। स्टूडेंट्स फर्ज करें ये रिजिड बॉडी पॉइंट O के गिर्द रोटेट करती है। मैस m1 का फासला एक्सिस रोटेशन से r1 है, मैस m2 का फासला एक्सिस रोटेशन से r2 है, इसी तरह मैस m3 का फासला एक्सिस रोटेशन से r3 है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेस ऑफ mass m1, m2 up to so on mn at distance r1, r2 up to so on rn from the axis of rotation. स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स के मैस m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला r1 है, m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला r2 है, इसी तरह पार्टिकल के मैस mn का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला rn है। स्टूडेंट्स फर्ज करें ये रिजिड बॉडी एंगल थीटा पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करती है। स्टूडेंट्स चूंकि रिजिड बॉडी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, सारी रिजिड बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का यानी उसके सारे मैसेज का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। आइए हर एक पार्टिकल का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन m1 दैट इज इक्वल टू टा1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन m2 टा2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 अप टू सो ऑन। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन mn टा n इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा n। स्टूडेंट सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल टॉर्क्स को एड अप करते हैं। टा टोटल इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस टा n। स्टूडेंट्स ऊपर वाली इक्वेशन में हर एक टॉर्क की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। टा टोटल इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा n।
स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक रिजिड बॉडी है और इसके ऊपर सारे पार्टिकल सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, यानी सारे पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा। चूंकि सारे पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा को कॉमन लेते हैं। टार टोटल इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वेयर इंटू अल्फा। स्टूडेंट्स, सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को यानी एम आर स्क्वेयर की वैल्यूज़ को समीशन की फॉर्म में लिखते हैं। टार टोटल इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एम आई आर आई स्क्वेयर इंटू अल्फा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एम आई आर आई स्क्वेयर के इक्वल है, where I is equal to sigma I varies from 1 to n m I r I square is the sum of the product of masses and square of their perpendicular distances from their respective axes of rotation। स्टूडेंट्स, सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करते हैं। क्योंकि I इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एम आई आर आई स्क्वेयर के इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 इस तरह आएगी, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। स्टूडेंट्स, अगर किसी थिन रॉड को उसके मिडल पॉइंट के किधर रोटेट करवाया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर उसी थिन रॉड को किसी एंड पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना के रोटेट करवाया जाए तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होके 1/3 ml स्क्वायर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के एंड पे होगा तो रॉड के पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग आर हुप आर हॉलो सिलेंडर। स्टूडेंट्स, आप फिगर में हुप देख सकते हैं। हुप या सोलो सिलेंडर का मैस उसके एजेस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस तरह की जितनी शेप्स होंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क आर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफियर। स्टूडेंट्स, एक ऐसा सफियर जो पूरी तरह फिल्ड हो जैसे कि हमारी अर्थ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सफियर। स्टूडेंट्स, एक ऐसा सफियर जो अंदर से खाली हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनमें स्फेरिकल शेल, सॉलिड सफियर, सिलेंड्रिकल शेल और सॉलिड सिलेंडर एक इंक्लाइंड प्लेन से सेम टाइम में नीचे को रोल करते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉटम में सबसे पहले स्फेरिकल शेल पहुंचता है और बॉटम में सबसे एंड पे सिलेंड्रिकल शेल पहुंचता है। स्टूडेंट्स, सॉलिड सफियर के सबसे पहले और सिलेंड्रिकल शेल के सबसे बाद में बॉटम में पहुंचने को इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज से समझते हैं। हॉलो सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वेयर के इक्वल है। सॉलिड सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वेयर के इक्वल है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर के इक्वल है। सॉलिड डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वेयर के इक्वल है।
स्टूडेंट्स, इन सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² सबसे कम है, जिसकी वजह से सॉलिड स्फीयर अपनी रोटेशनल मोशन में किसी भी गिवन इंस्टेंट पे तब्दीली को सबसे कम अपोज करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा और बॉटम में सबसे पहले पहुंचेगा। और इस तरह अगर हम हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो mr² के इक्वल है, जो गिवन वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से सिलेंड्रिकल शेल या हुक अपनी रोटेशनल मोशन में तब्दीली को सबसे ज़्यादा अपोज करेगा, जिसकी वजह से किसी भी गिवन इंस्टेंट पे ये कम वेलोसिटी गेन करेगा और बॉटम में सबसे एंड पे पहुंचेगा। रिकैपिटुलेशन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैस और इनर्शिया में रिलेशन सीखा, रोटेशनल इनर्शिया को डिफाइन किया, रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस को सीखा कि रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और लास्ट पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ को देखा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू वी कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मास, द वन विद लार्ज डायमीटर हैज ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया वाई। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर वाले सिलेंडर का डायमीटर ज़्यादा है, नीचे वाले सिलेंडर का डायमीटर कम है। ज़्यादा डायमीटर वाले सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा क्यों है, एक्सप्लेन करें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएं। लास्ट क्वेश्चन है अ डिस्क एंड हुक start moving down from the top of an inclined plane at the same time. Using the concept of rotational inertia, explain why disk will moving faster on reaching the bottom. Students, आप फिगर में देख सकते हैं एक डिस्क और हुक एक इंक्लाइंड प्लेन से एट द सेम टाइम मूव करना शुरू करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये बताएं कि बॉटम तक पहुंचते हुए डिस्क ज़्यादा वेलोसिटी से क्यों मूव कर रही है। Thank you very much.